नरेंद्र मोदी को सत्ता संभाले हुए अभी महज 7 दिन ही हुए हैं, लेकिन उनसे लोगों की बड़ी आशाएं हैं और मोदी ने उन आशाओं के मद्देनजर कुछ बड़े फैसले लिए हैं। आइए देखते हैं एक नजर कि मोदी के बड़े फैसले कितने बड़े हैं और देश की सियासत पर उन फैसलों का कितना असर होने वाला है। तब नरेंद्र मोदी की ताजपोशी नहीं हुई थी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। वो मनोनीत प्रधानमंत्री का फैसला था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने अपनी समझदारी का लोहा मनवाया। उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने उम्मीद के मुताबिक काम करना शुरू किया है। मोदी ने अपने शुरुआती 7 दिनों में कई बड़े फैसले लिए हैं और अपने मंत्रियों को साफ संदेश दिया है कि उन्हें एक टारगेट को सामने रखकर काम करना होगा। पहला बड़ा फैसला, सार्क देशों को निमंत्रण। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता देकर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने संदेश दिया कि भारत की सियासत बदल रही है, भारत का सियासतदान बदल रहा है। ये उस भव्य शपथ ग्रहण समारोह की सफलता का ही परिणाम है कि पाकिस्तान से लेकर तमाम देशों में भारत से उनके संबंध की नई दृष्टि विकसित हो रही है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने वो ग्रैब की, ऑपोजिशन उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड की, एंड आई थिंक ऑल फॉर द बेटर। इस वक्त आप अगर देखें, इट डिपेंड्स वो कौन सा रूट चूज़ करते हैं। अगर वो ये रूट चूज़ करते हैं, ये मुझे हिंदी में कहना नहीं आता कि इतिहास में अपना नाम लिखें, या आई थिंक इस तरह की चीज़ कि ही वांट्स टू मेक हिस्ट्री, तब वो ये रूट चूज़ करेंगे। और वो डेस्टिनी चेंज करने के इस वक्त ऐसी जगह पे खड़े हैं कि वो 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों की, 1.5 बिलियन ऑलमोस्ट लोगों की डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फैसला, एसआईटी का गठन। सरकार की पहली कैबिनेट बैठी थी। बैठक खत्म होने के बाद पता चला कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने जनता से किए वादे को निभाते हुए काले धन की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि आज जब श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। तीसरा बड़ा फैसला, डीओपीटी का सर्कुलर। पदभार संभालते ही नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को अपने स्टाफ में रिश्तेदारों को नहीं रखने का निर्देश दिया था। बाराबंकी से बीजेपी सांसद प्रियंका सिंह रावत ने सभी शासकीय विभागों और विकास कार्य के लिए अपने पिता को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। मोदी ने फौरन सख्ती दिखाई और उन्हें पिता को सभी जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया। चौथा बड़ा फैसला, 100 दिन का लक्ष्य। नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को 100 दिन का लक्ष्य दिया है। इन 100 दिनों में उन्हें अपने काम का हिसाब किताब देना है। मोदी का संदेश साफ है कि ये वक्त सपने देखने का नहीं, काम करने का है। पांचवा बड़ा फैसला, जीओएम भंग। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीए सरकार की परिपाटी को उलटते हुए सभी जीओएम और ईजीओएम को भंग कर दिया है। इस फैसले से कैबिनेट मंत्रियों की आजादी तो बढ़ेगी ही, लेकिन जवाबदेही भी भारी होगी। छठा बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर जोर। मोदी ने एक ओर जहां पेपरलेस पार्लियामेंट का चलन शुरू किया है, वहीं अपने मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा है, ताकि उन्हें शिकायतें सुनने और प्रचार करने दोनों के मौके मिल सकें। सातवां बड़ा फैसला, पार्टी और सरकार के बीच कमेटी। नरेंद्र मोदी ने पार्टी और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए एक कमेटी बना दी है, जिसके सदस्य बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। ये कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि दोनों के बीच दूरियां न रह सकें। सरकार बनती है तो इतनी जल्दी समीक्षा नहीं होती, लेकिन ये जन जन की आकांक्षाओं की सरकार है और आकांक्षाएं हर गुजरते दिन के साथ बड़ी हो रही हैं, इसलिए समीक्षा की दरकार है। समीक्षा होगी तो सरकार बेहतर काम करने के बारे में सोचेगी। रीमा पराशर और अशोक सिंघल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। 7 दिन में नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिन्हें सराहा जा रहा है। जैसे एक दिन पहले उन्होंने बीजेपी दफ्तर का दौरा किया, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका खूब मान बढ़ाया। मोदी उनसे बार बार कहते रहे कि पर्दे के पीछे पसीना बहाने वाले ज्यादा बड़े होते हैं। सत्ता संभाले हुए 6 दिन हुए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आए जहां से चलकर उन्होंने देश चलाने का जनादेश पाया है, यानी बीजेपी का दफ्तर। कुछ चीजें बदल गई हैं, जैसे उनका वाहन, पद से जुड़ी औपचारिकताएं, सुरक्षा व्यवस्था वगैरह वगैरह। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए पार्टी, संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता आज भी सर्वोपरि हैं। हम नरेंद्र मोदी के साथ दो शब्द और जुड़ गए हैं, लेकिन उन 6 अक्षरों वाला शब्द जिसको लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, 5 अक्षरों वाला शब्द, उससे ज्यादा 4 अक्षरों वाला शब्द ज्यादा ताकतवर है, और वो है कार्यकर्ता। और इसलिए ये कार्यकर्ता की बदौलत है, उन 4 अक्षरों की ताकत है कि जिसने इस 5 अक्षरों की शोभा बढ़ाई है। उन 4 अक्षरों के लिए कार्यकर्ता के रूप में जीने वाले, जूझने वाले, जीवन खपाने वाले, उन्हीं की बदौलत है कि कभी 5 अक्षर पैदा होते हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं। कहने को वर्षों लगे, लेकिन दिन तो देखते ही देखते बीत गए और मोदी को अपने पुराने दिन याद आए, वो दिन जब पार्टी के लिए उन्होंने कुर्सियां उठाई। तो मैं उनके पास गया था ये प्रार्थना करने के लिए कि अटल जी आप 11 अशोका रोड पर आइए। तो जैसा उनका कार्यशैली थी, वो काफी देर तक मेरे सामने देखते रह गए। तो बोले क्या जरूरत है? तो मैंने कहा था अटल जी तो 11 अशोका रोड पर बहुत बार आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पहली बार आएगा। और मुझे याद है कि मैं और बापू आप्टे उस समय ये कुर्सियां लगाते थे, ये सारी सजावट करते थे कि अटल जी आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी अपनी जमीन नहीं भूले, शायद इसीलिए जमीन ने उन्हें फलक पर बिठाया। यही वजह है कि पीएमओ में भी कार्यभार संभालने के बाद वो अपने कैबिन की दुनिया में डूबे नहीं रहे। उन्होंने वहां भी संपर्क के सूत्र जोड़े, उन लोगों से भी बातचीत की, हाल जाना जो प्रधानमंत्री दफ्तर में काम करते हुए भी सालों अनजान रहे। नरेंद्र मोदी 30 मई को 7 रेस कोर्स रोड के प्रधानमंत्री आवास में आए, लेकिन वहां उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं कराया। अपना जरूरी सामान और खानसामा जरूर साथ लेकर आए। प्रधानमंत्री पद संभालने के अगले दिन जब नरेंद्र मोदी बेहद व्यस्त थे, उन्हें सार्क देशों के प्रमुखों से मिलना था, तमाम दूसरी औपचारिकताएं थीं, तब भी मोदी समय निकालकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। अब तक मोदी ने अपने काम, अपने व्यवहार, अपने रहन सहन से वही पैगाम दिया है जो उन्होंने चुनाव जीतने से पहले चुनावी रैलियों में जनता से कहा था। हालांकि अभी तो बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन सकारात्मक नहीं होने की कोई वजह भी नहीं है। रीमा पराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। इन 7 दिनों में नरेंद्र मोदी ने लीक से हटकर क्या किया? अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने सच्चे अर्थों में जनता के आदेश का सम्मान करना सीखा है। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर अब तक कई मौकों पर एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अलग दिखे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये बात तो पूरा देश जानता है और पहले से जानता है कि नरेंद्र मोदी लीक से हटकर राजनीति करते हैं। सत्ता चलानी हो, चुनाव प्रचार करना हो, साक्षात्कार देना हो, ये सभी बातें मोदी के हिस्से में आकर बदल जाती हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री चुन लिए जाने के साथ ही अपनी लीक बनानी शुरू कर दी। शपथ ग्रहण समारोह पर सार्क देशों को न्योता अगर उनका पहला अलग कदम था, तो शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर शीश नवाना बीजेपी की परंपरा से अलग था। ये सिलसिला आगे भी जारी है। नरेंद्र मोदी ने अपने दफ्तर में बापू की तस्वीर लगा रखी है, जहां वो हर रोज सिर झुकाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह की बातें बनाई गईं, वही मोदी बिल्कुल अलग छवि पेश कर रहे हैं। जहां काम को लेकर उन्होंने साफ संदेश दिया है, वहां कोई समझौता नहीं होगा।
वहीं सियासत में उन्होंने धुर विरोधियों का भी सम्मान बनाए रखने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी काम में थकना नहीं जानते। वो लगातार घंटों काम करते हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से भी घंटों काम करने के लिए तैयार रहने को कहा है। इसी तरह से जब मुख्य सचिव को नियुक्त करने की बारी आई तो उन्होंने आपातकाल अधिकारों का इस्तेमाल कर उन्हें यह पद सौंप दिया। ये जानते हुए भी कि स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्रालय का भार सौंपने से सवाल उठ सकते हैं, मोदी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी। नरेंद्र मोदी हमेशा से रिजर्व नेता माने गए हैं। मुख्यमंत्री रहे तब भी, प्रधानमंत्री हैं तो आज भी, लेकिन उन्होंने रिजर्व रहते हुए भी खुद को उनके लिए खोला जो पीएमओ में रहते हुए हमेशा अपनी सीमाओं में कैद रहे। मोदी ने कार्यभार संभालने के तीसरे ही दिन पीएमओ में काम कर रहे स्टाफ से बातचीत की। मोदी अपनी शख्सियत से ही फिलहाल दूसरे सभी नेताओं से हटकर हैं। उनकी सियासी ताकत देश देख चुका है, अब काबिलियत देखना बाकी है। उम्मीद यही है कि उनके हाथों जैसा परिवर्तन सत्ता में हुआ है, वैसा ही परिवर्तन सियासत और देश के भाग्य में भी होगा। नरेंद्र मोदी ने जहां 7 दिनों में कई बड़े फैसले लिए, वहीं लीग से हटकर कई काम करने की कोशिश भी की। खासकर पीएमओ में जिस ढंग से चहलकदमी करते हुए वहां के स्टाफ से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जाना, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे नहीं किया। कम से कम पिछले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। जाने अनजाने इन 7 दिनों में वाहवाही के साथ मोदी सरकार ने विवाद भी बटोरे। हालांकि कुछ विवाद तो परिस्थितियों से पैदा हुए और कुछ विपक्ष ने पैदा किए। खासकर स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाए जाने से उठा विवाद कांग्रेस की देन थी। उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरी नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही बड़े फैसले लिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी सामने आई कि बैठे बिठाए विवाद खड़ा हो गया। कुछ मोदी सरकार के मंत्रियों की बदकही और कुछ हार से हताश कांग्रेस की मुफ्त सलाह। शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को न्योता देकर मोदी ने तकरीबन सबके सामने कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया, लेकिन कांग्रेस की छोटी आंखों में इस फैसले को लेकर कमी नजर आई। पार्टी ने मोदी के फैसले में बेवजह खामी देखने की कोशिश की। सरकार ने अभी अपने मंत्रालय का ऐलान ही किया था कि कांग्रेस को बीजेपी की स्मृति उसके वर्तमान पर भारी पड़ने लगी। दिल्ली से चुनाव हारे हुए अजय माकन ने स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। मोदी की क्या कैबिनेट है? मानव संसाधन विकास मंत्री ग्रेजुएट भी नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग की साइट पर उनका हलफनामा देखिए। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में तू मैं शुरू हो गई। शैक्षणिक योग्यता के प्रश्न पर बीजेपी ने भी कांग्रेस की दुखती रग को छेड़ दिया। अभी यह विवाद चल ही रहा था कि बीजेपी के मंत्री जितेंद्र सिंह ने धारा 370 पर बहस कराने की बात कहकर उमर अब्दुल्ला को आग बबूला कर दिया। मैंने अपनी ओपिनियन जो है वो तो दे दी है। आर्टिकल 370 को आप तब तक हटा नहीं सकते जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको नए सिरे से कायम नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर का जो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ उसको जो है मंजूरी दी। अगर आप नए सिरे से इस सवाल को खोलना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करके लाइए ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम भी आपसे बात करेंगे। लेकिन जहां पे आप मतलब हमारे रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, ये मजबूत करने का तरीका नहीं है। इस मुद्दे पर भी जमकर चिल्लपौ मची, फिर जाकर मामला काबू में आया। इस बीच उत्तर प्रदेश में बिजली के मसले पर ठन गई। पता चला कि उत्तर प्रदेश में गर्मी से लोग बेहाल हैं और राज्य सरकार खास इलाकों को बिजली दे रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में धरना प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य दोनों ने एक दूसरे को कोसा। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बिजली उत्पादन के लिए कोयला नहीं मिल रहा। केंद्र की दलील थी कि यूपी की सरकार एक्सचेंज के पास बिजली होते हुए भी नहीं खरीद रही। कोयला न होने की वजह से जो उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए था नहीं हो पाया है, और जो हमारे कारखाने उत्तर प्रदेश में लगने चाहिए थे वो भी नहीं लगे हैं। पुरानी सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। अब तो मैं समझता हूँ नई सरकार है, MOU साइन है, मैंने पत्र लिख करके भी केंद्र सरकार को भेजा है। पूरा कोयला जो उत्तर प्रदेश को अलॉट किया गया है वो उनको बकायदा मिल रहा है। उनके हर एक प्लांट में कोयला है, मेरे पास पूरे स्टैटिस्टिक्स हैं।
मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली और जनता की समस्याओं का राजनीतिकरण ना करे और जनता की सेवा में जुट जाए तो मुझे लगता है जनता भी खुश होगी। इसी बीच बदायूं के खौफनाक बलात्कार और हत्याकांड पर भी बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर यूपी की समाजवादी सरकार सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के निशाने पर है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है कि वो अपने काम पर ध्यान दें, लेकिन इनमें से कुछ विवाद ऐसे हैं जिनसे बीजेपी का जुड़ना स्वाभाविक है। ये मुद्दे देश, समाज के अलावा राजनीति, नैतिकता और फैसले लेने की आज़ादी से जुड़े हैं, जिन पर बीजेपी चुप रहने की गलती नहीं कर सकती। रीमा पराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।